हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12 फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के प्रकार, कार्यविधि एवं इसकी रचना के साथ साथ इसका सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आज ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में, इसका प्रकार, कार्यविधि, रचना, सिद्धांत सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। अगर बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम 2010, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 और उम्मीद है कि आपको 2024 के भी पेपर में दिखेगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में आप सभी को हमने बताया था कि बच्चों बीच बीच में हम पूरे बुक से ऐसे भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके 5 अंक में लेकर के आएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हो। कम से कम जो कमजोर विद्यार्थी है तो उसको आप तैयार जरूर करें, वो पेपर में आपको सेम पैटर्न आपको दिख जाएगा। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, ये बिल्कुल थ्योरी है, आप समझेंगे तो कहानी की तरह आप लिख पाएंगे और आपको पूरे 5 में 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट और रोजाना की तरह इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को आसानी से देख पाएं। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए हैं, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी बच्चों को बताते चलेगा, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच 2024 की हमारी जबरदस्त तैयारी हो जाए या फिर आप बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि 85% प्लस स्कोर हो जाए, तो आपको सिंपल से एक बच्चों काम करना है। आपको हमारे टेलीग्राम से, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जानी है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, इन दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी चैनल का दिया गया ताकि आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य, और ये सभी ग्रुप आप सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्कुल फ्री में बनाया गया है। ठीक है, आप जुड़िए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास आपके चल रहे हैं चैप्टर वाइज जो भी बताया जाएगा सबका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां से बिल्कुल आसान तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे बच्चों, सबका लिंक जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, जिससे कि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को जुड़ जानिए और जितने भी नए स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन वही बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में दिखेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया है एग्जाम में, पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ पता होता है लेकिन क्वेश्चन के आधार पर हम आंसर नहीं कर पाते, जिससे हमारा नंबर भी कट जाता है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से आप लोग पहले पढ़ा करिए कि पूछा क्या गया और हमें उत्तर क्या देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करके आते हैं। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की रेखा चित्र बनाकर इसकी सिद्धांत समझाइए। इस तरीके से 2011 और 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का आपको वर्णन करना 2017 में पूछा गया था, या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये देख सकते हैं आपको 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा अगर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, इसी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं दूसरे सेट में क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 में ही। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चों ये वाला कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए। देख सकते हैं 2021 में भी पूछा और 2023 के भी पेपर में बी वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर ट्रांसफार्मर क्या, इसकी संरचना के बारे में आपको लिखने के लिए ये 2022 के पेपर में आया था। और इस बार भी देख सकते हैं ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान सुनिए, ऊर्जा क्षय जो होता है इनका भी 2-3 कारण होता है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और ये देख पाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में सेट संख्या BX में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है कि आपको 2024 के भी पेपर में दिखेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको आप अच्छे से तैयार करके रहिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लिख पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरी है, कहानी हल्का फुल्का बीच बीच में आपको कुछ दिख जाएगा, बाकी आप आसानी से इसको लिख पाएंगे और इस पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालेंगे ट्रांसफार्मर का
सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत जानेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, फिर धीरे धीरे इसके हम रचना प्रकार सब कुछ पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा आप सभी स्टूडेंट की, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, अब ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा जिसमें एक आपको अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, ये भी आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वहां पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, इस पर यह कार्य करता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। किस धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को। जो आपके यहाँ लाइट प्रकाश खींच करके आई हुई है खम्भे से, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। उसी को उसी धारा के विभव को हम कम या अधिक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हमने आपको क्या बताया बच्चों? हमने ये बताया कि जो ट्रांसफार्मर होती है प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही कार्य करती है, ठीक है। और ये आपको दिष्ट धारा यानी कि जो आपके वो बैटरी वाला जो धारा होता है, जो डायरेक्ट दिष्ट धारा होती है, उसको ये कार्य नहीं करता, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं करता। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है, जबकि इसका यूज दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट जो करंट आती है उसमें इसका यूज नहीं किया जाता, जैसे कि आप बैटरी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इतना अगर आपने समझ लिया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग इसके बाद दूसरा आ जाता है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार से ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहला आपका क्या होता है बच्चों? यहाँ पर पहला होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, या अपचाई ट्रांसफार्मर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ध्यान सुनिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे और कैसे पहचानेंगे, ध्यान सुनिएगा। ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, यह ट्रांसफार्मर जो है निम्न यानी कि कम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को जो है उच्च प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में बदलता है। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है? निम्न प्रत्या यानी कि कम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को क्या करता है? उच्च यानी कि ज्यादा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल में क्या करता है? बदलता है। इसमें जो होता है एनएस बड़ा होता है एनपी से, ठीक है, यानी एनएस बड़ा होता है एनपी से। अर्थात क्या है? यानी प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो ये है एनएस को हम क्या कहेंगे? एनएस को हम कहेंगे यहाँ पर कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहां पर एनएस को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत यूज होगा, ठीक है। एनएस को हम क्या बोलेंगे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। जबकि जो है यहां पर हम एनपी क्या बोलेंगे? देखिएगा, पी से क्या हो गया आपका? प्राथमिक, और एस से क्या होगा? सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो यहां आप कहेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, याद रखिएगा, ठीक है, वही यहां बोला है। तो यहां प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, तथा तार पतले होते हैं। द्वितीयक में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राथमिक के फेरों की संख्या से कम होती है, तथा इसके तार जो प्राथमिक कुंडली की तुलना में मोटे होते हैं। अभी आप इतना ही सुनिए, हम आपको फिगर में जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बच्चों यहाँ पर आ जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जैसे इसका उल्टा होता है ऊंचाई का, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, यह ऊंचे विभव वाली निर्बल, ध्यान सुनिएगा, ऊंचे विभव वाली निर्बल यानी कमजोर प्रत्यावर्ती धारा को जो है नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। हमने क्या बोला? हमने ये कहा कि ऊंचे यानी कि विभव क्या? ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। मान ले निर्बल प्रत्यावर्ती मान लेते धारा क्या? ये इसको किस में बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा को
नीचे भी, ये ऊंचा विभव था तो इसको क्या कर, इस विभव को नीचे कर देगा, और ये प्रत्यावर्ती धारा क्या था आपका, कम था, तो इसको क्या कर देगा, इसको बढ़ा देगा। बस यही ये सिद्धांत है इसका, ठीक है। तो यह क्या है, इसमें दो कुंडलियां होती, इन कुंडलियों में से एक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, यह प्राथमिक कुंडली कहलाती है, तथा दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, यह द्वितीय कुंडली कहलाती है। अभी इतना ही सुनिए, हम फिगर जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम कुंडली किसको बोले और फेरा किसको बोले, और कौन सा तार पतला और कौन सा तार मोटा है। बस इतना ही आपको यहाँ पर फिलहाल में सुननी है। अब ये हम आपको फिगर में बता देंगे तो ये चीजें आपकी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं इसकी, आपने सिद्धांत देख लिया, प्रकार भी देख लिया, अब हम लोग चलते हैं रचना की तरफ बढ़ते हैं। इसकी रचना हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये इसकी रचना है, यानी कैसे ये तैयार हुई है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो रचना को ध्यान सुनिएगा, ये कहानी है बिल्कुल, ठीक है। कहता है इसमें कच्चे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती हैं। हमने क्या कहा, इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड में होती हैं, ठीक है। और कहता है यह पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती है, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक यानी अलग न रहे। अब क्या हमने कहा कि इसमें कच्चे लोहे के आयताकार, ठीक है, गोलाकार। अब देखिएगा इसमें कच्चे, अब देखिएगा ये देख पाएंगे, एक ये है ऐसे घुमा हुआ, ऐसे ऐसे करके है ना, फिर देखिए एक इस पर देख सकते हैं कितना, इस पर देख सकते हैं कितना इस पर सरियाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं कितना इसमें इकट्ठा किया गया है। और यही पतला ये कच्चे लोहे की क्रोड होती है, आयताकार होती है, देख सकते हैं ये आयत में है, आयताकार गोलाकार ये पतली क्रोड होती है, किसकी होती है, लोहे की होती है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं ना। अब ध्यान सुनिए, इसको क्या किया गया, चिपकाया गया ताकि एक दूसरे से अलग न हो पाए। और किससे चिपकाया गया है, ये आपके वार्निश से जोड़ दिया जाता है, किससे, वार्निश से, यानी कि इसको ये चिपके एक दूसरे को चिपका कर रखे, यानी कि ये हटे ना, अलग ना हो, इसके लिए इसको वार्निश से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है, ताकि ये आपस में क्या हो, बिखरे ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में बच्चों कहता है कि फलतः क्रोड में कम भवर धाराएं उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास घट जाता है, यानी कि इसमें इस क्रोड में जो है कम, यानी कि कच्चा लोहा होती है, ठीक है, तो इसमें कम भवर धाराएं उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा की जो ह्रास भी क्या होती है, वो घट जाती है। इस क्रोड पर तांबे के तार को दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती है कि वे एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक रहे। अब ध्यान सुनिएगा, कहता है कि इस क्रोड पर तांबे के तार को दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं। अब देखिएगा, अब देखिए ये देख सकते हैं, ये लपेटा गया तार है, देख सकते हैं, और ये क्या है आपका, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, ठीक है। ये आपका प्राथमिक दो कुंडली, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया आपका द्वितीयक कुंडली, ये क्या हो गया आपका द्वितीयक कुंडली हो गया, ठीक है। अब यही तो कहा कि इस जो ये पटलित लोहे की पटलित क्रोड जो है, इसी पर क्या है, ये आपके प्राथमिक कुंडली के फेरे यहाँ पर लपेटे गए। यहाँ आप देख पाएंगे, देखिए ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, ये देख पाएंगे ये ऐसे लपेटा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो द्वितीय कुंडली, इसमें भी देख सकते हैं फेरों की संख्या इस तरीके से ऐसे ये लपेटा गया है, देख सकते हैं, ये दिख नहीं रहा है, उधर से देख सकते हैं ऐसे ही लपेटा गया, किस पर, इस पटली लोहे की क्रोड पर ऐसे लपेटा गया, ठीक है। बस इतना ही आपको देख लेना है। और ये जो तार है ये किसका है, ये किसका है, कॉपर यानी तांबा है, क्या है भाई, तांबा है, तांबे की तार को क्या है, इस पर लपेटा गया है, क्या किया गया, लपेटा गया है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चीजें आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना अगर पता हो गया तो ध्यान सुनेगा। तो चलिए, एक दूसरे ठीक है, लोहे की क्रोड से पृथक न रहे, इनसे एक तार इनमें से एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, ठीक है। इनमें एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें बोला गया कि इसमें तो एक को हम प्राथमिक कुंडली बोलेंगे और एक को द्वितीय कुंडली बोलेंगे, और लेकिन इसमें जो रहेगा जिसमें ये कम तार लपेटा गया, इसमें कम जो तार लपेटा गया होगा कॉपर की, और वो क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है,
एक तो मोटा होगा और एक में क्या होगा कि बहुत सारे तार पतले कॉपर के लपेटे। देख सकते इसमें क्या है, तारों की संख्या कितनी है, ज्यादा है, और इस वाले में तारों की संख्या क्या है, कम है। तो एक में कम रहेगा, एक में ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब वही आपको इसी में आपको बताएंगे प्राथमिक ऊंचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर होता क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक तरफ या चाहे तो आपका प्राथमिक में आपका कम रहेगा या आपके द्वितीयक में तारों की संख्या कम रहेगी, और एक में ज्यादा रहेगा, और जिसमें ज्यादा रहेगी उसमें जो कॉपर की तार होगी वो पतला होगा और ज्यादा लपेटा गया होगा, और जबकि एक में कम रहेगी वह मोटा होगा कॉपर की तार लेकिन कम लपेटा गया होगा, ठीक है। यही इसमें कहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग एक प्राथमिक कुंडली मान लेंगे और दूसरे को हम द्वितीय कुंडली कहेंगे। अब कहता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अब ध्यान सुनिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेर वाली प्राथमिक कुंडली होती है और पतले तार की अधिक फेर वाली द्वितीय कुंडली होती है। अब ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा कि अब ये तो ट्रांसफार्मर था, लेकिन हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनानी है या अपचाई ट्रांसफार्मर बनानी है। तो अब क्या करेंगे भाई, हम जैसे मान लेते हैं कि हमें ये जो ट्रांसफार्मर बना ये हमें मान लेते हैं ऊंचाई बनानी, कौन सी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमें बनानी है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए हमने क्या बताया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होती है वो प्राथमिक जो कुंडली होती है, बच्चों ध्यान सुनिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है, ठीक है, ये देख सकते हैं जो ये प्राथमिक कुंडली होती है वो क्या होती है, उसमें कम तार लपेटे जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर हमें ऊंचाई ट्रांसफर बनानी है तो हम क्या करें, इस प्राथमिक कुंडली में जो है, ठीक है, क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, ये जो तार लपेटा गया ये क्या करेंगे, कम लपेटेंगे। देख सकते हैं 1 2 3 4 ये मोटा मोटा कम लपेटेंगे, और ये तार जो होगा कॉपर की क्या होगी, मोटा होगा। अब यहाँ पर देख पाएंगे, इसी को हम थोड़ा सा निकालें तो देख पाएंगे ऐसे है। अब देखिए कैसे आ रहा है, देखिए ये ऐसे 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 लपेटा गया है, ठीक है, लपेटा गया है ना। अब इसी को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए ऐसे आया है, देखिए ऐसे आया है ना। अब देखिए ऐसे आ गया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 देख सकते मोटा। अब ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि चफोरी। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या कि मोटा तार हो गया लेकिन तारों की संख्या क्या है, कम है। ये देख सकते हैं इसमें कम तार लपेटे गए हैं, इसमें पटलित क्रोड में कम तार लपेटे गए। ये प्राथमिक कुंडली होगा किसके लिए, जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम तैयार करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे ये जो द्वितीय कुंडली है बच्चों, तो द्वितीय कुंडली में देखिए आपकी क्या तारों की संख्या बहुत काफी लपेटा गया है। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर, अब देखिए ये द्वितीय कुंडली देखिए ये ऐसे गया, ऐसे देख सकते हैं ये लपेटा गया, ठीक है, ऐसे गया, देख सकते हैं ऐसे लपेटा गया, इसमें क्या किया गया, लपेटा गया, ऐसे लपेटा गया। और लेकिन तारों की संख्या कितनी, बहुत ज्यादा है, और ये पतले हैं। क्या है ये, क्या होगा, पतला तार होगा, लेकिन इसमें संख्या कितनी होगी, ज्यादा होगी। देख सकते लपेटे गए तारों की संख्या कितनी होगी, ज्यादा। देख सकते बहुत सारी इसमें ऐसे 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 करके लपेटे गए। तो इस तरीके से यानी कि जब प्राथमिक कुंडली में मोटा तार होगा और लपेटे गए संख्या क्या होगी, कम होगी, और द्वितीयक में क्या होगा, ये तारों की संख्या क्या होगी, जो लपेटा गया वो संख्या ज्यादा होगी, तो जो ट्रांसफर बनकर तैयार होगा वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। वो क्या बनेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर हमें अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना हो, जस्ट बच्चों इसका उल्टा हम लोग कर लेंगे। अब इसी ट्रांसफार्मर को ध्यान समझिएगा, आज ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिए, अब ध्यान सुनिए। अब जबकि हमें क्या बनाना है, अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर, अब आपको ट्रांसफार्मर भी बनाना आ जाएगा। अब आपको बोल दिया गया आप अपचाई ट्रांसफार्मर बनाइए, तो क्या करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, अब इस प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, पतले तार लपेटेंगे और तारों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये प्राथमिक कुंडली हो गई, और इसमें क्या हो गया, पतले तार लपेटेंगे कॉपर की, और इसमें लपेटेंगे तार कॉपर के तारों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जबकि जब द्वितीय कुंडली हम तैयार करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर तारों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके लिए, अपचाई के लिए। तो द्वितीय कुंडली में जो होगी वो तारों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये तार क्या होगा, मोटा होगा। क्या होगा, मोटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। पता हो गया। अब आपको ये भी पता हो गया कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक आपके ऊंचाई होता है और एक आपको अपचाई होता है। तो अब ऊंचाई क्या करता है, ऊंचाई में प्राथमिक जो कुंडली होती है उसमें तारों की संख्या कम होती है, और जबकि द्वितीय कुंडली में तारों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो पतला होता है। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर हम जब तैयार करेंगे उसमें प्राथमिक कुंडली में तारों की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा तार पतले होंगे और ज्यादा बार लपेटे गए होंगे।
जबकि द्वितीय कुंडली में तारों की संख्या क्या होगी, तार तो पहले भी बात की मोटा होगी, और जो ये लपेटा गया है ये बहुत कम लपेटा गया होगा, तो वो हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगी। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आज ये पूरा टॉपिक हम आपको बताने वाले और आपको 5 अंक बिल्कुल एग्जाम में दिलवाने वाले हैं। अब इतना क्लियर हो गया, तो अब चलिए अब इसका हम लोग कार्य विधि देख लेते हैं, यानी ये वर्क कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कहता कि जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, क्या कहा कार्य विधि में, ये कहा कि जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है, यानी कि जिस विद्युत वाहक बल को हम परिवर्तित करना चाहते हैं उसे सदैव किससे जोड़ेंगे, प्राथमिक कुंडली से हम जोड़ते हैं। जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड जो है एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में, अतः क्रोड में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा का क्रोड में चुंबकीय ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। चूंकि द्वितीय कुंडली इस क्रोड पर लिपटी रहती है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन या विचुंबकन होने की क्रिया से इस कुंडली से बद्ध, यानी कि इस कुंडली से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात तथा प्राथमिक कुंडली को दिए गए विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो दोनों कुंडली के जो फेरों की संख्या होगी, ठीक है, उसमें जो तार लपेटे गए उसके फेरों की संख्या के अनुपात तथा प्राथमिक कुंडली को दिए गए विद्युत वाहक बल पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब यहां से हम थोड़ा सा फिजिक्स है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो कुछ यहां पर हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है, यहां से आप लोग देखेंगे, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि माना कि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में तार के फेरों की संख्या NP और NS है। अभी जस्ट हमने आपको बता दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये NP, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपके प्राथमिक कुंडलियों में फेरे गए तार की संख्या, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये द्वितीय कुंडली में फेरे गए तार की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे कि मान लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का कोई क्षरण नहीं होता है। अब मान के चलते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रही है उसमें कोई भी हानि या क्षरण नहीं होता है, जिससे कि दोनों कुंडलियों के प्रत्येक फेरे में समान फ्लक्स गुजरता है। माना कि किसी क्षण कुंडलियों के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स का जो मान है वो क्या मान लेते हैं फाई है। तब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रथम कुंडली में उत्पन्न, यानी पहले वाले प्रथम कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखिएगा कि EP इक्वल टू कि -NP अपन के डेल्टा फाई अपन डेल्टा T होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा फिलहाल में, क्योंकि हमें यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं, फिलहाल याद रखिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके फॉर्मूले से -NP अपन डेल्टा T अपन के डेल्टा फाई अपन डेल्टा T हो जाएगा। इसी प्रकार कह सकते हैं तथा दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा आपका ES हो जाएगा, और ये सूत्र से ये क्या हो जाएगा आपका -NS अपन डेल्टा फाई अपन डेल्टा T। अब दोनों को अनुपात बच्चों हम यहाँ निकालेंगे तो ES, ध्यान सुनिएगा, ES बटे के EP कर लेंगे। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, तो 2 में जो है 1 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं इतना और इतना क्या है, दोनों में बटे में है, तो ये बराबर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ES अपान EP बराबर क्या बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, NS बटे के NP बचेगा। क्या बचेगा, ES अपान EP इक्वल टू NS अपान के NP बचेगा। अब लिखेंगे यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो, यानी जो प्राथमिक परिपथ है उसका प्रतिरोध मान लेते हैं कि नगण्य हो,
तो तथा ऊर्जा का कोई क्षय न हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान जो होगा ईपी का मान इसका, ठीक है, प्राथमिक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी का जो मान होगा वो प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विभवांतर वीपी के तुल्य लगभग होगा, यानी उसके लगभग बराबर होगा, हम ये कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय कुंडली में परिपथ खुला हो अर्थात प्रतिरोध अनंत हो तो द्वितीय कुंडली में सिरों के बीच विभवांतर मान लेते वीएस है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लेते ईएस के तुल्य होगा। इन आदर्श परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि वीएस अपान वीपी बराबर ईएस अपान ईपी बराबर एनएस अपान एनपी बराबर क्या हो जाएगा आपका आर। ये सूत्र ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस आर को हम परिणमन अनुपात बोलते हैं। इस आर को क्या बोलते हैं हम लोग? परिणमन अनुपात बोलते हैं, याद रखिएगा। इन सभी का अनुपात क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी वी एस अपान वीपी इक्वल टू ई एस अपान ईपी इक्वल टू एन एस अपान क्या हो जाएगी? एनपी हो जाएगी। वी के हमारी वी एस हमारी क्या है? आपकी द्वितीय कुंडली में उत्पन्न क्या है? विभवांतर है। और ये प्राथमिक वीपी क्या है? ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विभवांतर है। और ई एस क्या है भाई आपका? ये आपके कुंडली में, ठीक है, ईएस क्या है? ये द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और ईपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और एनएस हमने आपको बता दिया, ये क्या है आपके? ये आपके प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या है, और सॉरी द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या। और एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या है, ठीक है। और जहां आर को हमने क्या था? परिणमन अनुपात कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 से अधिक तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में कम होता है। अब ध्यान सुनिएगा, जब हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो वहां जो होगा वो आर का मान क्या रखेंगे? 1 से अधिक होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में आर का मान जो होगा वो 1 से क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात। यदि ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत विभव को बढ़ाना है तो विद्युत वाहक बल के स्रोत को उच्च कुंडली से संबंधित करते हैं, जिससे जो है तार मोटे हैं और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि इस दिशा में वीएस वीपी से बड़ा होगा, यानी कि वीएस जो होगा वो क्या होगा? वीपी से क्या होगा? बड़ा होगा। अर्थात आर का मान जो होगा वो 1 से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। लेकिन विद्युत विभव को कम करने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोतों को पतले तार से बनी अधिक फेरों वाली कुंडली से अगर हम जोड़ेंगे तब हम कह सकते हैं कि इस दशा में वीएस का जो मान होगा वो वीपी से क्या होगा? वीपी से क्या होगा? कम होगा। क्या? वीपी से कम होगा, जिसके फलस्वरूप आर का मान क्या होगा? 1 से कम निकलेगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में पटलित लॉ-क्रोट का महत्व क्या है। तो ध्यान सुनिएगा कि लॉ-क्रोट का प्रयोग करने पर दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम। अभी जैसे हमने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाती है? चुंबकीय फ्लक्स का क्षय यानी हरण जो होती है वो कम हो जाता है। अर्थात ट्रांसफार्मर का कार्य जो है क्रोट के बार बार चुंबकित अथवा विचुंबकित होने से संपन्न होता है। सिंपल सी बात। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा था कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या क्या कारण हैं, यानी जो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होती है उसके कारण क्या क्या है वो हमें बताइए। चलिए अब ध्यान सुनिएगा कि व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ क्या होती? कम होती है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार से ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके निम्नलिखित कारण है। हमने आपको क्या बताया? इसमें क्या होता है? कोई भी करंट किससे जोड़ते हैं? प्राथमिक कुंडली से। लेकिन द्वितीय कुंडली तक आते थोड़ा सा क्या होती है? घट जाती है, कम मिलती है उसको। तो वहीं जो क्षय होती है वो किन किन कारणों से होती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, तांबे में हानि। जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में उष्मा के रूप में क्या हो जाती है? क्षय हो जाती है। जो प्राथमिक कुंडली में तार ऐसे लपेटा गया है किसका? कॉपर का, तो इसमें तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या? ये हीट होगी, जब गर्म होगी तो इसमें क्या होगी? ऊर्जा की क्या होगी? क्षय होगी। इसी तरीके से द्वितीय कुंडली में भी होगा। तो यहाँ पर तांबे में हानि यानी कि जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा जो तांबे के फेरों में उष्मा के रूप में, यानी जब गर्म होती है तो उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, यानी निकल जाती है। दूसरा, भंवर धाराओं में हानि।
अब ध्यान सुनिएगा, अब ये दूसरा है आपका 6 का, ये ऊर्जा 6 का यानी ट्रांसफार्मर ऊर्जा 6 का ये दूसरा कारण है कि ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, तो भंवर धाराएं में भी हानि। और इसके बाद तीसरा आप दिखाएंगे शैथिल्य में हानि, यानी प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होती, इस प्रक्रिया में भी क्या ऊर्जा जो उष्मा के रूप में क्या होती है, क्षय होती है, तो यहाँ पर भी क्या होती है, हानि होती है। और फ्लक्स में हानि, यानी प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता है, अतः प्राथमिक में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो है द्वितीयक फ्लक्स से नहीं गुजरता, जिसके कारण फ्लक्स में हानि होती है। तो यहाँ से ये 4 प्रकार से बच्चों आप दिखा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय की ये 4 कारण से हानि होती है। तांबे में हानि होती है, भंवर धाराएं में हानि होती है, और आपके शैथिल्य में हानि होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पर हानि होती है। उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये पूरा विस्तार में आपका ये ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, प्रकार जो भी है सब हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आता तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल कहानी के तौर पर आपको लिखनी है, और लिख करके आएंगे आपको बिल्कुल 5 में 5 अंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे आपके बीच में आपकी इंपॉर्टेंट क्लास चैप्टर वाइज चले, वो आपको हम चैप्टर वाइज देते रहेंगे, ताकि आप साथ में तैयारी करते रहिएगा। बाकी बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको हम आपको साथ में बताते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी इधर से भी हो और चैप्टर वाइज भी आप उधर से भी पढ़े। क्वेश्चन बच्चों वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन बच्चों ये समाप्त करते हैं। चलते चलते जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अभी तक लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच में 2024 में हम एक अच्छे नंबर यानी 85, 80, 85, 90% के साथ पास हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री में है सब कुछ। आपको यहाँ पर वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे सबका लिंक शेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमें देना होता है वो भी आपको हम बिल्कुल फ्री में देते हैं, और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तुरंत जाइए, जुड़िए, ताकि अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सके। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।